Hello everyone, this is our English class and today we will continue with the chapter Love Across the Soul Desert. It is written by KKN Daruwala. So I hope you all had a great Diwali this year and a great vacation as well. So now it's time to study. Please buckle up and concentrate on your studies. So we have to continue with here with this line. Najab bowed before the flame and set out. नजब झुका फ्लेम के सामने जो आग जल रही थी इसके सामने. He left behind the camel thorn shrubs and the area once famous for its savannas of stunted grass, but now sere and brown as desert. अब अपने पीछे वो क्या छोड़ गया था? नजब ने पहले आग जो जल रही थी वहां उसके तरफ उस वो झुका, एक तरीके से जैसे गुड बाय बोलते हैं उस तरीके से, और फिर उसके बाद वो आगे बढ़ गया. अपने पीछे वो छोड़ गया था कैमल यानी ऊंट, थॉर्न श्रब्स कांटे वाले जो श्रब्स होते हैं वो, एक एरिया जो अपने सवाना के लिए और लंबी लंबी घास जो घास होती है उसके लिए फेमस हुआ करता था एक समय पे, लेकिन अब पूरा सूखा सरा बिल्कुल ब्राउन जो है डिजर्ट हो गया है. ठीक है. He had left behind all human habitation, Quran being the last village. वो अपने पीछे छोड़ गया था सारी human habitation जहाँ पर लोग बाग रहा करते थे, और कुरान जो है वो last village था. For the next 3 days, he would not be seeing any bungas, those one-room mud houses, circular at the base, but tapering into conical thatch roofs at the top. और पिछले पिछले आने वाले 3 दिनों में उसको क्या देखने को मिलना था? उसने नहीं जो देखा था वो था बुंगास, जो मिट्टी के बने हुए घर होते हैं एक कमरे वाले, जिनका बेस सर्कुलर होता है और ऊपर उनकी कोनिकल थैच रूफ होती है, यानी कि जो हट बनी हुई होती है. आप लोगों ने भी गांव वगैरह में देखा होगा, हट होती है जो नीचे से तो गोल होती है और ऊपर उसकी घास फूस से रूफ बनाई जाती है, छत उसकी वैसी होती है. उसमें अधिकतर जानवरों का जो चारा होता है वो रखा जाता है अपने राजस्थान के एरिया में. Now only the sand and caves stretched out before him, mile upon mile. अब उसके सामने सैंड और caves जो है वो ही फैले हुए थे हर मील की दूरी पे जब वो पास कर रहा था. Water splits in Chuggles. पानी फैला हुआ था चगल्स में. With the name of the peer on his lips, Najab Hussain set forth. और वो अपने होठों पर नाम लेके चला हुआ था पीर का, यानी कि वो अपने जो उनके एक तरीके से स्कॉलर होते हैं, ठीक है, स्पिरिचुअल लीडर हैं, उस तरीके से उनका नाम लेकर के बार बार मंत्र जैसे अपन लोग बोलते हैं उसी तरीके से यहाँ पे अपने पीर का नाम बोलते हुए आगे बढ़ता जा रहा था. Najab's defendants was notorious among his friends. नजब का जो एक तरीके से संकोच था वो उसके दोस्तों के बीच में काफ़ी प्रसिद्ध था, यानी कि एक तरीके से डिफिडेंस का मतलब होता है आत्मविश्वास जो है, हीनता, लज्जा, जो संकोच करता था वो उसके दोस्तों के बीच में बहुत ही ज़्यादा फेमस चीज़ थी. He was known to be have blushed at the mere mention of a girl. वो पहचाना जाता था एक लड़की के मेंशन कर दिया जाए, अगर उसके सामने किसी लड़की के बारे में बात हो जाए तो वो उस पर भी शर्मा जाता था, तो इस चीज़ के लिए भी वो काफ़ी फेमस था. A strangely introverted lad with dreamy eyes, no one had ever associated him with any act of bravado. अब एक अजीब सा इंट्रोवर्टेड बच्चा था वो, जिसकी आंखों में बहुत सपने थे, और अब किसी ने कभी भी उससे रिलेटेड कोई बहादुरी का कोई चीज जोड़ करके नहीं देखी थी कि ये लड़का कभी बहादुरी दिखाएगा. His father Aftab would say, all that my ancestors and I have acquired during 100 years, this lad with squander away, not because he is a spent thrift, but because he will to be too shy to change money for what he sells. उसके पिताजी कहते हैं कि ये बच्चा जो है, जो भी मेरे एंसेस्टर्स के द्वारा कमाई हुई दौलत है, वो ये सब जो 100 साल लगे हैं उनको हासिल करने में, वो ये बच्चा सिर्फ उड़ा देगा फिर. और ये इसलिए नहीं क्योंकि ये
फिजूल खर्ची करता है, बल्कि इसीलिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शर्मीला है कि ये जो चीज़ बेचता है उसमें पैसे भी नहीं लेगा शर्म के मारे। अक्सर होता है कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इतने ज़्यादा शर्मीले होते हैं कि उनको कुछ बोला जाता है काम करने के लिए तो वो शर्म के कारण पूरा काम कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे भी वही चीज़ बोली जा रही है। He had crossed the run on 4 occasions earlier, though he had turned 20 only a month ago. उसने रन ऑफ कच्छ जो है वो पहले भी 4 ओकेजन्स पे क्रॉस किया है और ये 1 महीने पहले ही 20 साल का हुआ है. बट ईच टाइम ही हैड either accompanied his father or that wily old smuggler Zaman, the veteran of 100 illegal trips into Sindh. और ये पिछले इसने जो भी रन ऑफ कच्छ जो है क्रॉस किया है वो या तो उसने अपने पिताजी के साथ किया है या फिर वो जो एक तरीके से चालाक और धोखा देने वाला जो स्मगलर है जमन उसके साथ में किया है इसने क्रॉस, जो कई 100 इलीगल ट्रिप्स जो है सिंध के अंदर लगा चुका है. Each time they had taken तेंदू leaf worth about 500 and sold it across the border for 1200. हर बार वो जब भी गए हैं तब वो अपने साथ में तेंदू लीफ लेके गए हैं जो जिसकी असल कीमत 500 रुपये है, 500 है, लेकिन वो बॉर्डर पर उसे 1200 में बेचा है उसने. But between the payoff to officials, to the intermediaries who arranged the sale for bee relief, to the man who took the camel out to graze, and to friend or relative who harbored them, there was a precious little left. और लेकिन हर बार जब भी ये ऑफिशियल्स जो खरीद रहे हैं और जो बीच में इंटरमीडिएटरीज यानी कि जो मिडल मैन है उसके बीच में जो अरेंज करते हैं ये पूरी सेल बी रिलीफ की, या फिर जो व्यक्ति उनको कैमल ले जाता है चराने के लिए, या वो फ्रेंड या रिलेटिव जो उनको अपने यहाँ शरण देता है, ये सब होने के बाद में भी उनके पास में काफ़ी कुछ बच जाता है. It was just enough to buy some used Terraline garments, and then it was time to make the long trek back across the desert. और इतना समय इनके पास में रहता है या इतना पैसा इनके पास में बचता है कि ये टेरेलिन के यूज्ड कपड़े खरीद सकें, या फिर और उसके बाद में समय जब इनके पास में बच जाता है तो ये वापस डेजर्ट को क्रॉस करके जा सकें. It was during one of these trips they had stayed with Kelly Shah the clothes seller. इसी तरह की एक ट्रिप हुई थी जब ये एक बार केली शाह के साथ में रहे थे जो क्लोव सेलर था यानी लौंग बेचा करता था. ही इज अ डिस्टेंट रिलेटिव ऑफ योर मदर, हिज फादर हैड टोल्ड नजब. वो अब इसके नजब के पिताजी ने बताया था कि वो तुम्हारे दूर के रिश्तेदार हैं, तुम्हारी मदर साइड के. कैली शाह वॉज टॉल. कैली शाह जो थे वो बहुत ही लंबे थे, वेल फ्लैश्ड यानी कि अच्छे उनके मसल्स थे, एंड हिज थिक jowled face had a purple tinge about it, as if somewhere along the way it had got stuck with a discolored patch. उनकी यहाँ पे पर्सनालिटी बताई जा रही है कि वो लंबे थे और अच्छी उनकी जॉ लाइन थी, ठीक है, और काफ़ी मसल्स थे, और उनके मुंह जो उनके फेस पर है हल्का सा एक पर्पल कलर का एक कलर आता था, जैसे कि वो जैसे कि एक डिसकलर्ड पैच की तरह लगता था वो, एक जैसे कपड़ों के ऊपर एक पैच लगा देते हैं, पैबंद लगाते थे, उस तरीके की तरह लगता था वो. ही ऑलवेज वोर अ तहमात ऑफ ब्लैक एंड वाइट चेक्स. वो हमेशा पहना करते थे तहमात एक ब्लैक और वाइट चेक्स का. विद इन अ डे नजब डिस्कवर दैट द फेलो वाज एन एब्सोल्यूट रोग हु ड्रोव सच अ cursed bargain that for the first time in his hearing father started mouthing obscenities. एक ही दिन में नजब ने डिस्कवर कर लिया था कि जिस व्यक्ति के साथ वो जा रहा है वो कितना ज़्यादा रफ व्यवहार है उसका, कितना थोड़ा अलग तरह का व्यवहार है, और वो गुंडे प्रवृत्ति का है, जैसे गुंडे होते हैं, और वो इस तरह का गाली गलौज कर देने वाली बार्गेनिंग कर रहा था कि पहली बार उसने अपने पिताजी को भी सुना था इस तरह का अश्लील व्यवहार करते हुए. But his daughter Fatima was a hoor with eyes so bright that they would have lit up the darkness of the underworld. अब ये जो केली शाह है जिसके यहाँ पे ये रुके हैं और इसके साथ में ये सेल के लिए गए हैं ये और इसके पिताजी, तब ये उसने बताया है पूरा कि किस तरह की वहाँ पे बार्गेनिंग हो रही थी, जिसमें गाली गलौज हो रही थी, गालियों का प्रयोग हो रहा था और बहुत ही भद्दे शब्दों का प्रयोग हो रहा था. ये सब देखने के बाद में जब ये
अकेले शाह की बेटी देखता है फातिमा, वो बहुत ही सुंदर है, उसके बारे में बता रहा है कि उसकी आंखें बहुत ब्राइट थी, ऐसी कि अंधेरे में वो रोशनी कर दे. She was taken by this quite pleasant young man, so ready with his smiles. और वो इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल थी कि ये जो यंग मैन है यानी कि जो नजब है, ये उसको देखते ही बहुत ज़्यादा उसकी खूबसूरती को देखते ही मंत्रमुग्ध हो गया था. एंड ही वॉज फैसिनेटेड बाय हर ब्यूटी. एंड ये स्माइल जो है उसकी चल मतलब उसको देखते ही बन रही थी. बट शी कुड हार्डली इलिसिट अ वर्ड आउट ऑफ हिम. लेकिन उसकी ब्यूटी को देख करके जो लड़की थी वो एक शब्द भी इसके अंदर से नहीं निकाल पाई, क्योंकि ही इज़ अ शाय पर्सन. जो नजब है, जैसा हमने पहले भी पढ़ा था कि वो बहुत ही एक शर्मीला किस्म का बच्चा रहा है. तो वो अब जब वो 20 साल का हो गया और उसके सामने एक बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की खड़ी है, तो भी उसके सामने वो सिर्फ स्माइल कर पा रहा है और उसके सामने एक भी शब्द नहीं बोल रहा है. फातिमा हैड बीन अंडर प्रेशर टू गेट engaged to someone in the village known for his slurred speech and grotesque stammer. अब यहाँ पर फातिमा के ऊपर प्रेशर है कि उसको अपने ही विलेज में एक ऐसी व्यक्ति से शादी करनी पड़ेगी, एंगेजमेंट करनी पड़ेगी, जो किस लिए फेमस है, किस लिए विलेज में जाना चाहता है, जो क्लियरली नहीं बोलता है और बहुत ही अगली तरीके से हकलाता है. जस्ट माई लक टू रन इन टू म्यूज शी थॉट. और ये मेरे को लगा कि यही एक क्योंकि वो बट जिससे उसकी शादी कराने का प्रेशर है वो ढंग से बोल नहीं पा रहा, और ये जो है ये वैसे ही इतना शर्मीला है कि बोलता नहीं है. तो ये इसको लगा, लड़की को लगा कि ये लक है कि इसका मुंह खुलवाया जाए और इससे कुछ बुलवाया जाए. बट देन एज शी कॉट हिम स्टेयरिंग एट हर शी लाउड बैक. लेकिन जब उसने देखा कि ये नजब जो है ये ऑलरेडी इसी को ही घूर रहा है, तो वो हंसने लगती है. एंड इन द इवनिंग व्हेन फातिमा रिपीटेड द परफॉर्मेंस एंड हर फेस फ्लडेड विद एक्साइटमेंट as if she dared him to take the next step, he had flung his arms around her in a reckless, dizzy moment. शाम के समय जब फातिमा वापस से रिपीट करती है सब चीज़ें बोलना, ठीक है, तो उसका चेहरा जो है वो भर जाता है एक्साइटमेंट से, और ऐसा लगता है कि वो इसे चैलेंज कर रही है कि अब तुम अपना नेक्स्ट स्टेप लो. और वो अपना जो नजब है वो अपने हाथ फैलाते हुए उसकी तरफ जाता है और एक अजीब सा मोमेंट बनता है. And yes, he would come again, and he told her and saw her start with the disbelief for her, for he seemed to have answered her inarticulated question. Would he come again? This time he would come alone with no father or uncle to cramp his style. As if he left, he looked behind to find her gaze following him, her eyes like a pair of storm lanterns in the dark. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये अब बोल पा रहा है बिकॉज ऑफ दैट गर्ल. और ये उसको विश्वास दिलाता है कि ये वापस आएगा, और उसको यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा है. उसके जो क्वेश्चन है कि क्या तुम वापस आओगे, उस चीज़ को आर्टिकुलेट करते हुए बोलता है सही तरीके से कि मैं वापस आऊँगा, और इस बार मैं जब आऊँगा तो मैं अपने बिना अपने पिताजी और बिना अपने अंकल के साथ आऊँगा जो मेरी स्टाइल ना ख़राब करें. और इसके साथ ही वो जब वहाँ से निकल जाता है तो वो देखता है कि वो लड़की उसको देख रही है जाते हुए, और उसकी आंखों में एक तूफान सा उठा हुआ है जो इस अंधेरे को ख़त्म कर रहा है. सो बेसिकली अब यहाँ पे ये जो लड़का है ये फाइनली बोल पा रहा है, और एक लड़की की वजह से ये बोल पा रहा है, और जो इसकी शाइनेस थी वो कहीं ना कहीं अब थोड़ी सी ख़त्म हो गई है. So that's it for today. I would like to give you a suggestion. Please go through the glossary part before starting this chapter at your own. It will help you to understand the chapter better. Have a nice day ahead, students. God bless you all.